नमस्ते। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ना एक ऐसा चैप्टर है जिसे लोग अक्सर बस पलट देते हैं। सैयद राजवंश। नाम शायद कम ही सुना हो, है ना? पर यह कहानी जितनी छोटी है उतनी ही मजेदार और जरूरी भी। तो चलिए आज इसी भूली बिसरी कहानी को जरा खुरेदते हैं। और कहानी की शुरुआत ही ना एक बहुत बड़े सवाल से होती है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा राजवंश जो दिल्ली पर करीब करीब 37 साल तक राज करता रहा, लेकिन उसके फाउंडर ने कभी खुद को सुल्तान कहा ही नहीं। अजीब बात है ना? ऐसा क्यों हुआ? बस इसी गुत्थी को आज सुलझाना है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1398, वो साल जब तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और शहर को कह सकते हैं कि मलबे के ढेर में बदल दिया। एक भयानक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक शून्य सा बन गया था। तुगलक वंश की जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी वो भी खत्म, और दिल्ली की गद्दी एक तरह से लावारिस पड़ी थी। अब देखिए, तैमूर को हमेशा के लिए तो इंडिया में रहना नहीं था, तो उसने क्या किया? उसने दिल्ली और आसपास के इलाकों पर नजर रखने के लिए अपना एक आदमी बिठा दिया, एक प्रतिनिधि जिसे हम वायसरॉय कह सकते हैं। इसका काम बस इतना था कि तैमूर के इंटरेस्ट का ध्यान रखे, कोई आजाद बादशाह बनना नहीं था। और बस यहीं से सीन में एंट्री होती है खिज़र खान की। ये वही था तैमूर का चुना हुआ वायसराय। साल 1414 में जब दिल्ली में कोई पावर थी ही नहीं, तो उसने इस खालीपन का फायदा उठाया और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उसने दिल्ली को जीता नहीं, बल्कि उसे ये गद्दी एक तरह से खाली मिली थी। तो चलिए अब सीधे इन शासकों पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हें सिर्फ नाम का सुल्तान क्यों कहा जाता है। मतलब इनकी असली ताकत थी क्या, या यूं कहें कि क्या नहीं थी। तो इस डायनेस्टी में हुए कुल 4 शासक, इन्होंने मिलकर सिर्फ 37 साल राज किया। सबसे पहले खिज़र खान, फिर मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह और आखिर में आलम शाह। दिल्ली सल्तनत के हिसाब से देखें ना तो ये बहुत ही छोटा सा दौर था। और यहाँ सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि इसके फाउंडर खिज़र खान ने सिचुएशन को संभाला कैसे। उसने कभी खुद को सुल्तान कहा ही नहीं। वो सिक्कों पर, मस्जिदों की दुआओं में, हर जगह तैमूर के वारिसों का नाम लेता रहा। उसकी पकड़ भी सिर्फ दिल्ली और थोड़े बहुत आसपास के इलाकों तक ही थी, और जो लोकल सरदार थे वो उसे लगातार चैलेंज करते रहते थे। खिज़र खान के बाद जो आए, यानी उसके वारिस, उन्होंने असली पावर दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन ये कोशिश सल्तनत के लिए और भी खतरनाक साबित हुई। यहीं से शुरू होता है अंदरूनी लड़ाइयों और पतन का दौर। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। खिज़र खान का बेटा था मुबारक शाह। उसने अपने पिता की पॉलिसी को बिल्कुल पलट दिया। उसने खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और तैमूर के वारिसों का नाम लेना बंद। अब ये स्टेप था तो बहुत हिम्मत वाला, लेकिन इसने दरबार के पावरफुल अमीरों को भयंकर नाराज कर दिया। वो किसी को अपने से ऊपर देखने को तैयार ही नहीं थे। और इसका नतीजा क्या निकला? मुबारक शाह के इस एम्बिशन का अंत बहुत ही बुरा हुआ। 1434 में उसी के दरबार के अमीरों ने एक साजिश रची और उसकी हत्या कर दी। ये घटना साफ साफ दिखाती है कि सैयद सुल्तानों की गद्दी पर पकड़ कितनी ज्यादा कमजोर थी। मुबारक शाह के बाद जो 2 सुल्तान आए, मोहम्मद शाह और आलम शाह, वो तो और भी ज्यादा कमजोर निकले। वो ज्यादातर ऐशो आराम में डूबे रहते थे। शासन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और उनके टाइम में दिल्ली सल्तनत का एरिया लगातार सिकुड़ता ही चला गया। जो गवर्नर थे वो भी लगभग आजाद हो चुके। तो चलिए अब इस राजवंश के अंत की तरफ चलते हैं। और इसका अंत ना किसी बड़ी लड़ाई या ड्रामे से नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही शांत और कह सकते हैं कि अजीब तरीके से हुआ। ये शायद दिल्ली सल्तनत के इतिहास का सबसे अजीब अंत है। जो आखिरी सुल्तान था, आलम शाह, वो राजपाट से इतना बोर हो चुका था कि वो खुद ही दिल्ली का तख्त छोड़कर अपने फेवरेट शहर बदायूं चला गया। क्यों? ताकि वहां आराम की जिंदगी जी सके। कमाल है। तो जब आलम शाह चला गया, दिल्ली का सिंहासन तो एक तरह से खाली ही पड़ा था। इस मौके का फायदा उठाया एक अफगान सरदार ने, बहलोल लोधी। 1451 में वो बस अपनी फौज लेकर दिल्ली में घुसा और बिना किसी खास लड़ाई झगड़े के गद्दी पर बैठ गया। और यहीं से शुरू हुई लोधी डायनेस्टी। तो अगर हम इनके गिरने के कारणों को एक साथ देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। पहली बात, शासक कमजोर थे। दूसरी, उनका कंट्रोल बहुत छोटे से एरिया पर था। तीसरी, पावरफुल सरदार उनकी सुनते ही नहीं थे। चौथी बात, खजाना खाली था। और आखिर में तैमूर के हमले ने जो तबाही मचाई थी, उससे ये लोग कभी उभर ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि फिर इस राजवंश को याद ही क्यों रखा जाए?
इतिहास में इसकी क्या जगह है? चलिए देखते हैं कि इनकी विरासत क्या रही। सच तो ये है कि सैयदों ने आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन या कल्चर में कोई खास बड़ा काम नहीं किया। उनका दौर असल में ना तुगलक वंश के खत्म होने और लोदी वंश के शुरू होने के बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड था, एक पुल की तरह। मशहूर इतिहासकार सतीश चंद्र ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि सैयद वंश असल में दिल्ली सल्तनत की बढ़ती कमजोरी और उसके बिखरने का एक सिंबल था। ये उस दौर को दिखाते हैं जब सल्तनत की पुरानी शान खत्म हो रही थी। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो खास बातें याद रखनी है वो क्या है? पहली, फाउंडर थे खिज़्र खां। दूसरी, उन्होंने तैमूर के नाम पर राज किया। तीसरी, ये पूरा दौर कमजोरी और उथल-पुथल का था। चौथी, आखिरी शासक था आलम शाह। और पांचवी, इनका अंत हुआ 1451 में जब लोदी डायनेस्टी आई। और अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या सैयद वंश का पतन सिर्फ एक कमजोर डायनेस्टी का एंड था, या फिर ये दिल्ली सल्तनत के लिए एक अफगान दौर की शुरुआत थी? अक्सर इतिहास में ऐसा ही होता है, एक चैप्टर का अंत किसी दूसरे की शुरुआत बनता है।